हेलो एट्थ क्लास। आज हम आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, यानी उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे अब यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति क्या होती है? संसदीय शासन पद्धति, देखो, संसदीय शासन पद्धति हम उस शासन पद्धति को कहते हैं, यानी उस प्रकार को कहते हैं सरकार के, जिसमें सरकार के दो रूप होते हैं, एक वास्तविक और एक नाम मात्र को। ठीक है, यानी जिसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से बनती है, और वो जो है वास्तविक निर्णय वही लेते हैं। और एक दूसरी नाम मात्र कार्यपालिका होती है जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं अपने देश में, और ये केवल कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों पर एक मोहर लगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं संसदीय शासन पद्धति। ये हमारे देश में भी है और इंग्लैंड में भी है। अब बात ये उठती है कि ये जो वास्तविक कार्यपालिका है ये आती कहाँ से है? क्या ये अपने आप ही आ जाती है? नहीं, इसको जनता जो है वोट डालकर चुनती है। वोट डालकर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और यही चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, वास्तविक सरकार का रूप धारण करते हैं, वास्तविक सरकार को बनाते हैं चुने हुए प्रतिनिधि। ठीक है, उसी के बारे में हम विचार करेंगे। तो संसदीय शासन पद्धति, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, क्योंकि जब तक हमें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा हम अपने प्रतिनिधि नहीं चुन पाएंगे। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। इतने योग्य हम हो गए हैं कि सभी लोग वोट डाल सकें। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कहा कि क्योंकि अब हमारे लोग जो हैं वो एक्सपर्ट हो चुके हैं वोट डालने में, वयस्क मताधिकार उन्हें मिलना चाहिए, और दूसरा इससे जो हमारी लोकतांत्रिक सोच है उसको बढ़ावा मिलेगा, और जो अब तक धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव होता आया है उस असमानता को भी हम खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार रखा। सार्वभौमिक मत अधिकार, ये शब्द आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मीनिंग होता है जहां सभी लोगों को अपने बिना किसी भेदभाव के अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो। सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है, इसका मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भागीदारी हो और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह बने रहें। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति होती है। ठीक है, तो सार्वभौमिक मताधिकार को सिंपल शब्दों में अगर हमें, तो इसका मीनिंग क्या है कि जहां सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार होता है। इसी सार्वभौमिक मताधिकार पर ही संसदीय शासन पद्धति टिकी होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसकी विशेषता आती है हमारे संविधान की शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा यानी शक्ति यानी निर्णय लेने की अधिकार। तो हमारे संविधान की खासियत ये है कि यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार किसी एक व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया गया, बल्कि अलग अलग प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को सौंप दिया गया है। जैसे आप देखो अपने घर में भी क्या सारे कार्य एक ही व्यक्ति करता है? नहीं ना। अगर पापा बाहर जाकर नौकरी करते हैं, कमा कर लाते हैं, तो मम्मी घर में जो है पूरे घर को संभालती हैं, है ना। अगर आप दो बहनें हो या भाई हो, अगर भाई घर का बाहर का से सामान लेकर आ रहा है, बाहर का काम देख रहा है, तो आप घर का काम देखते हो, मम्मी का हाथ बटाते हो। तो इस तरह काम बटे हुए होते हैं घर पर। इसी तरीके से आप स्कूल में अगर देखो तो क्या सारे काम प्रिंसिपल करती हैं? नहीं, वो भी अपने काम किसको बांट देती हैं? अलग अलग टीचर्स को बांट देती हैं। कोई टीचर स्कॉलरशिप का काम देखती हैं, तो कोई टीचर एडमिशन का काम देखती हैं, कोई एग्ज़ाम का काम देखती हैं, तो कोई दूसरा काम देखती हैं, वर्दी देने का काम करती हैं या मिड डे मील देने का काम करती हैं। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, स्कूल में भी कामों को बांट दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमारी सरकार जो पूरे देश को चला रही है, क्या वो अकेली काम करने में सक्षम है? नहीं। और इसलिए हम सरकार को भी कामों को बांट दिया गया, अलग अलग संस्थाओं को बांट दिया गया, और इसी को हम कहते हैं शक्तियों का बंटवारा कर देना। क्योंकि देखो ये इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर सारी पावर एक ही व्यक्ति को सौंप दी जाए, सारे निर्णय लेने का अधिकार अगर एक को ही सौंप दिया जाएगा,
तो वो क्या बन जाएगा, सर्वे सर्वा, तानाशाह। उसमें अहम की भावना आ जाएगी, वो तानाशाह बन जाएगा। तो इस भावना को कंट्रोल करने के लिए भी, एक व्यक्ति को तानाशाह बनने से रोकने के लिए भी शक्तियों का बंटवारा जरूरी है, ताकि निर्णय लेने की पावर्स जो है बटी रहे और एक ही व्यक्ति के हाथों में ना रहे। तो इस तरह हमारे संविधान के द्वारा भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। इसके अनुसार सरकार के 3 अंग है, सरकार या राज्य की बात है। 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जिसे हम संसद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो विधायिका में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और ये कानून का निर्माण करते हैं। तो विधायिका का क्या काम है, कानून बनाना, और इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। दूसरी आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में ऐसे लोग आते हैं जो कानूनों को लागू करते हैं और शासन चलाने का काम देखते हैं, यानी कानून लागू करने का काम किसका है, कार्यपालिका का। फिर आती है न्यायपालिका। न्याय करने वाली संस्था को हम न्यायपालिका कहते हैं। इसका काम है कानूनों की सही व्याख्या करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सरकार के 3 अंग हो गए जो अलग अलग काम देखते हैं। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करेगी, और न्यायपालिका कानूनों का पालन ना करने वाले को दंड भी देगी और कानून की सही व्याख्या भी करेगी। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ये प्रावधान किया गया। जैसे मैंने तुम्हें भी बताया था कि अगर सारा काम जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में दे देंगे तो वो तानाशाह बन सकता है, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। तो शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ये प्रावधान किया गया कि सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, यानी नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, पावर्स का बैलेंस बना रहता है। किसी एक के पास ज़्यादा शक्ति नहीं आ पाती, उनके बीच बैलेंस बना रहता है, लेवल 1 पे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा हमारे संविधान की, यहाँ पे हमने 2 विशेषताओं को पढ़ा। एक तो संसदीय शासन पद्धति जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है और वो वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, इसके लिए उन्हें सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है। और दूसरा शक्तियों का बंटवारा, यानी निर्णय लेने की पावर्स को विभिन्न संस्थाओं के बीच बांट दिया गया ताकि एक ही संस्था पावरफुल ना बन पाए, तानाशाह ना बन पाए, और इसके साथ ही सत्ता का संतुलन भी बना रहे, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी एक्टिविटी पर। यहाँ आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, स्तंभ क और स्तंभ ख। आपको इनका मिलान करना यानी मैच। पहला आता है भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र क्या है, 18 वर्ष, ठीक है। दूसरा, जनता द्वारा चुने जाते हैं। हम जनता किसे चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को। तो जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। आजादी के लिए संघर्ष क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। चौथा आता है कानून बनाने वाली संस्था कौन सी, कौन बनाता है कानून, हमने अभी ऊपर देखा था विधायिका। तो कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है, विधायिका। कानून को लागू कौन करता है, यानी कानून को लागू करने वाली संस्था कौन है, कार्यपालिका। और फिर आता है आपका कि कानून को सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था होती है हमारी न्यायपालिका, ठीक है। क्लियर है, एक बार फिर से देख लो। वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल, जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, आजादी के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष, कानून बनाने वाली संस्था विधायिका, कानून को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका, और कानून की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका है, ठीक है। क्लियर है आपको इतना, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो तो उसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट आता है संसदीय शासन पद्धति में जनता की शासन की पद्धति है कैसे। यहाँ हमने देखा था कि क्योंकि इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, देखा था ना कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इसीलिए हम संसदीय शासन पद्धति को जनता की शासन पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं और इनका क्या काम है।
या महत्व क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था कि राज्य के 3 अंग हैं, पढ़ा था, ये राज्य के 3 अंग हैं। राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनका महत्व क्या है। विधायिका का महत्व क्या है कि ये कानून बनाती है। कार्यपालिका का महत्व क्या है कि ये कानून लागू करती है। और न्यायपालिका का महत्व क्या है कि ये कानून की सही व्याख्या करती है और कानून ना मानने वालों को दंड देती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, शक्ति के बंटवारे को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी हमने यहाँ देखा कि शक्ति का बंटवारा यानी जब शक्तियों को बांट दिया जाता है, निर्णय लेने के अधिकार को विभिन्न संस्थाओं के बीच बांट दिया जाता है, तो उसे हम शक्ति का बंटवारा कहते हैं। और ये प्रावधान हमने क्यों किया, ताकि राज्य की कोई भी शाखा जो है वो शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, और साथ ही एक अंग भी इसमें दूसरे अंग पर, एक संस्था यानी दूसरी संस्था पर नियंत्रण रखती है और उसे तानाशाह नहीं बनने देती। इसी को हम कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और आप इसे अच्छे से कर पाओगे।